So next topic from the immunization. Immunization is about the poliomyelitis. So first of all, अब जो पोलियो की वैक्सीन होती है वो दो तरह की होती है ना, हमने देखा ओपीवी वैक्सीन होती है और आईपीवी। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओपीवी जो होती है वो लाइव अटेनुएटेड होती है और आईपीवी जो होती है वो किल्ड होती है। इतना तो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। सो वैक्सीन जो हैं वो हमारी होती हैं लाइव अटेनुएटेड, जिसमें हमारे पोलियो वायरस 1, 2, 3 के अगेंस्ट होती है। और दूसरी होती है लाइव अटेनुएटेड जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। और ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है लाइव अटेनुएटेड है, ओरल है और इसका नाम होता है सेबिन, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखो कि साबुन इन द माउथ, ठीक है। तो साबुन इन द माउथ, तो इसे याद रख लो। उसके बाद आ जाता है दूसरी, तो इसकी टाइप है दैट इज़ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का नाम क्या होता है? सॉल्क वैक्सीन। और ये क्या होती है? किल्ड या इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, मैंने आपको बता दिया ओपीवी में तीनों हमारी कवर हो जाती हैं, पोलियो वायरस 1, 2, 3। और आईपीवी में भी एंटीजेंस टाइप 1, 2, 3 की होती हैं। अब ये बात याद रखनी है कि आईपीवी जो होती है ना, ये पोलियोमाइलाइटिस नहीं कॉज करती। क्यों नहीं कॉज करती? क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है। लेकिन ओपीवी जो है वो कभी कभार पोलियो करवा सकती है। क्यों? क्योंकि वो हम जिंदा ऑर्गेनिज्म, वीक हुआ हुआ टांगे तोड़े हुए जो है ना हम ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वो पोलियो करवा सकता है। तो रिमेंबर, आईपीवी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग पोलियो बिकॉज इट इज़ किल्ड वैक्सीन एंड ओपीवी रेयरली डज कॉज पोलियोमाइलाइटिस बिकॉज इट इज़ लाइव वैक्सीन, ठीक है। अब ये है कि अब एक बात आती है कि अगर बच्चा जो है उसको पोलियो हो गया है तो क्या आप उसको वैक्सीन करोगे? क्या पोलियो हो गया, अब वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है? सोचने वाली बात है ना। तो हम कहेंगे नहीं, इवन इफ द चाइल्ड हैज सफर्ड पोलियो ही शुड बी वैक्सीनेटेड सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट द अदर 2 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरसेस। क्योंकि पोलियो की 3 टाइप्स होती हैं, 1, 2, 3। तो दूसरी टाइप से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसकी वैक्सीनेशन कर देंगे। और क्या होता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है अगर हम वाइल्ड वायरस के साथ इसकी बूस्टिंग कर दें। तो इसकी जो है लाइफ लॉन्ग जो है ना प्रोटेक्शन होती है। फिर दिस इज़ अ पोलियो वैक्सीन दे हैव शोन यू इन द पिक्चर। अब हम बात करेंगे पोलियो वायरस जो है, पोलियो वैक्सीन जो है उसके एडवांटेजेस, साइड इफ़ेक्ट्स। तो ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी में बताया लाइफ लॉन्ग होती है अगर हम उसको वाइल्ड वायरस के साथ बूस्ट कर दें। सो एडवांटेजेस, ओपीवी वैक्सीनेशन के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, सस्ता सा है, 2 कतरे मुंह में डालो, बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है। सो ईजी टू एडमिनिस्टर है। फिर इसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि ओरल जिंदा ऑर्गेनिज्म है, तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, सुपीरियर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। फिर रैपिड इम्यूनिटी आती है विद इन 1 वीक। रैपिड इम्यूनिटी, 1 हफ्ते के अंदर बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है और हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हर्ड इम्यूनिटी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को हम कर देंगे तो बाकी बच्चों को भी हो जाएगी प्रोटेक्शन। सो दिस इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, जल्दी इम्यूनिटी लेके आती है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ओपीवी के? जैसे कि हमने कहा, क्योंकि ओपीवी है, जिंदा ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, तो इट कॉजेज पोलियो। सो इम्यूनाइज चाइल्ड में पैरालिटिक पोलियो हो सकता है या क्लोज कॉन्टेक्ट में भी पैरालिटिक पोलियो कॉज कर सकता है। अब किन लोगों में हमने पोलियो की वैक्सीन नहीं देनी? जो हो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट, उनके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी है, HIV के बच्चे हैं या हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है जिनके अंदर HIV है, इम्यूनो डेफिशिएंट बच्चे हैं, इम्यूनो डेफिशिएंट हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है, तो उनमें हम नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर पोलियो होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। वैक्सीन हम प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी के लिए, लेकिन वो उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है कि वो उनके गेन एंटीबॉडी बनाए और फिर वो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, कि बॉडी फाइट ही नहीं कर सकती, डज नॉट हैव इम्यूनिटी। उसके बाद क्या है कि किन लोगों के अंदर ओपीवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है?
ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है, एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है या माइल्ड डायरिया है, तो वो कहेंगे कि ये दवाई खा रहा है या ये इसको डायरिया है या इसको ये ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो हम कहेंगे कोई मसला नहीं है, इसको पोलियो आप कतरे पिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि रिड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। लॉस ऑफ कोल्ड चेन। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोल्ड चेन क्या होती है कि देखिए वैक्सीन जो होती है ना उसको ठंडा रखना ज़रूरी है, उसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है, फिर ही वो सेफ़ रह सकती है। अगर हम उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे वैक्सीन की, तो उसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स कम होगा जितना होना चाहिए। या इंटरफेरेंस विद अदर एंटीवायरसेस, इन दोनों रीजंस की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है। ठीक है, कोल्ड चेन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन, कि एक जगह वैक्सीन का स्टोर होता है, वहाँ पे हमने वैक्सीन को स्टोर करना होता है, और जिस जगह पे वैक्सीनेशन करनी होती है, जहाँ पे उसको जो है वैक्सीनेशन साइट होती है जहाँ पे आके लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं, उस ट्रांसपोर्ट में जो है ना उसको पूरा एक हैंडलिंग अच्छी करनी चाहिए, लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए। तो अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग and transporting the vaccine at a low temperature from the place of manufacture to the actual vaccination site is called as cold chain. So this was about the polio vaccine. अब हम करते हैं इसका UQ. A 3-year-old boy had right lower limb paralysis. He was diagnosed a case of paralytic polio. Should he be vaccinated anymore for polio in future? Yes, he should be vaccinated so that he should be protected him. It should be he should be protected against the other two types of poliovirus. Okay, next is eliminate the contraindications of oral polio vaccine. As we said that it is not used in the patients infected with HIV or the household of HIV. Noun immunodeficient patient है, immunodeficient household contact है, severe allergic reaction to vaccine है patient को, या moderate or severe acute illness है, तो हम patient को नहीं देंगे oral polio vaccine. Eliminate the dose. डोज जो होती है इसकी कितनी होती है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 2 कतरे होते हैं, आपको पता है, पोलियो ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स पोलियो के। रूट क्या होता है इसका, ओरल। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग क्या होती है इसकी, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 18 मंथ्स, 5 ईयर्स। 6, 10, 14 वीक्स, और मंथ्स कौन से हैं, 18 मंथ, और फिर बूस्टर डोजेस एट 5 ईयर्स। ठीक है, 6, 10, 14 वीक्स एंड 18 मंथ्स एंड 5 ईयर्स। मैं EPI स्केड्यूल पर आऊँगी ना, उसमें मैं आपको इसकी डोजेस वगैरह फिर से रिपीट कर देंगे हम। जो उसके बाद आता है 12 डेज़, 12 दिन का बच्चा है, उसको BCG OV लग गई है। अब आपने डोज, ये तो BCG का है, BCG का क्वेश्चन है, इधर इन्होंने ऐड किया हुआ है। देन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोलियो के बाद, दैट इज़ द डिफ्थेरिया वैक्सीन। डिफ्थेरिया वैक्सीन, सबसे पहले तो हमने बात की थी जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी कि डिफ्थेरिया जो है इसका टॉक्साइड लगता है, जिसमें उसको हम जो है वो हीट के साथ या किसी भी तरीके से उसको नॉन टॉक्सिक करते हैं और फिर एंटीजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो डिफ्थेरिया इज़ द टॉक्साइड, क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेशन करते हैं डिफ्थेरिया टॉक्सिन की, ताकि उसकी एंटीजेनिसिटी इम्प्रूव हो जाए। Even the immunized persons can be infected by toxin producing strains of bacteria, but systemic manifestations do not occur. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हम पेशेंट को जो है वो डिफ्थेरिया की वैक्सीन दे देते हैं ना, और वो वैक्सीनेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो डिफ्थेरिया जो है वो हो जाता है, मतलब उनको जो है वो इफ़ेक्ट कर लेता है टॉक्सिन जो है, लेकिन सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस नहीं होते।
तो डिप्थेरिया की जो वैक्सीन होती है उसको हम DPT की फॉर्म में देते हैं, जिसमें डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस जो है ये तीनों मिल के होते हैं। अब इसका जो इंजेक्शन होता है वो 0.5 ml का होता है, 0.5 ml का होता है इंट्रामस्कुलरली। जो BCG थी वो 0.1 ml तक की थी, 0.05 to 0.1 ml की। हमने देखा था कि उसकी क्या, ये 0.5 ml की है। इंट्रामस्कुलर लगता है DPT। कहाँ पे लगता है याद है आपको थोड़ा सा? अगर हम EPI अभी हमने बात नहीं की, जो ये टांगें होती हैं दो, उसमें से जो ये वाली टांग होगी इसके ऊपर लगेगा, राइट थाई पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे एक बंदा मैंने आपको याद करवाया हुआ है। ये एक बंदा होता है ना, तो इसकी जो है ये दो टांगे कर लेते हैं, एक ये टांग है एक ये टांग है, और इसके ये दो बाजू कर लेते हैं, ठीक है। तो जो होगा ना हमारा, दिस इज़ राइट डेल्टॉइड, दिस इज़ लेफ़्ट डेल्टॉइड, दिस इज़ राइट थाई, दिस इज़ लेफ़्ट थाई। तो जो राइट डेल्टॉइड होगा उसके ऊपर कौन सी लगती है? इंट्राडर्मली BCG, ठीक है। जो लेफ़्ट डेल्टॉइड होती है उसके ऊपर जो है वो कौन सी लगती है? MMR, ठीक है। जो राइट थाई होता है उसके ऊपर लगती हैं 5 DPT, ये वाले पिक्चर सही आपको याद आ जाएगी, कम्युनिटी मेडिसिन में हमने देखी थी। देखें, जो राइट डेल्टॉइड है वहाँ पे इंट्राडर्मली लग रही है BCG की वैक्सीन बर्थ के ऊपर, और जो लेफ़्ट डेल्टॉइड है वहाँ पे लग रही है MMR वैक्सीन सबक्यूटेनियसली 9 to 15 मंथ्स पे। और जो राइट थाई है वहाँ पे देखें 6, 10, 14 वीक्स पे 5 वैक्सीन्स लग रही हैं DPT, जिसमें डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस आ जाता है, हेपेटाइटिस B है और H इन्फ्लुएंजा है। और जो लेफ़्ट थाई है उसके ऊपर 6, 10, 14 वीक्स पे ही क्या लग रही हैं? न्यूमोकोकल लग रही है इंट्रामस्कुलरली। मतलब जो वीक्स है टांगों पे वीक्स वाली लग रही हैं, और राइट डेल्टॉइड पे बर्थ वाली लग रही है, और लेफ़्ट डेल्टॉइड पे मीज़ल्स की लग रही है जो कि मंथ्स वाली है। और रोटा जो है वो 6, 10 पे लगती है, 6, 10, 14 पे नहीं लगती, 6, 10 पे लगती है। तो ये सारी जो है ना हमने रिवाइज़ कर ली यहाँ पे। तो अब हम DPT की बात कर रहे थे ना, तो DPT देखें कहाँ लग रही है? 6, 10, 14 वीक्स पे राइट थाई पे इंट्रामस्कुलरली। उसके बाद कौन सी वैक्सीन्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं DPT के, जिसमें हम डिप्थेरिया के लगा सकते हैं? सो वी हैव डिप्थेरिया टॉक्साइड DT, जिसमें हमारा जो है वो पर्टिसिस नहीं होता, ठीक है। डिप्थेरिया टॉक्साइड मतलब कि जिसमें सिर्फ डिप्थेरिया होगा, उसमें ना हमारा जो है वो पर्टिसिस होगा ना हमारा टेटनस होगा। तो डिप्थेरिया टॉक्साइड अकेला कब लगाएंगे? जब किसी को पर्टिसिस और टेटनस टॉक्साइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। दूसरा होता है D और T, जिसमें डिप्थेरिया और टेटनस होते हैं। ये हम बच्चों में यूज़ करते हैं जब जिसमें पर्टिसिस की वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। फिर एक होती है टेटनस डिप्थेरिया, इसमें छोटा T होता है पहले। ये हम उन बच्चों में यूज़ करते हैं जो 7 साल के हैं या थोड़े से बड़े हैं, उनके अंदर टेटनस डिप्थेरिया TD यूज़ करते हैं। और फिर एक होती है DPT जो हम डिस्कस करते हैं, डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टेटनस, ये स्टैंडर्ड इम्यूनाइजिंग एजेंट है। और एक होती है हाली पर्टिसिस की वैक्सीन। तो ये सारी इसकी जो है ना प्रेपरेशंस होती हैं, जिसमें डिप्थेरिया हम लगा सकते हैं, डिप्थेरिया हाली या टॉक्साइड, डिप्थेरिया टेटनस डिप्थेरिया TD, और इसके अलावा जो है वो DPT और पर्टिसिस, ठीक है। टेटनस बड़ा T लगा लें पहले, बड़ा T है और छोटा D है, ऐसे होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो है डिप्थेरिया की मैंने अभी तक जो आपको बताई है ना, वो हमारी थी एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब मैं पैसिव की बात बताने लगी हूँ। पैसिव आपने नोट कर लेना है, और अगर आपके पास अहमद हसन है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन में जो है एंटी डिप्थेरिक एंटीबॉडी होती है या एंटी डिप्थेरिक सीरम होता है। एंटीबॉडी
या सीरम। पैसिव में डालने लगे हैं ना, पैसिव हम इम्यूनाइजेशन करने लगे हैं, तो उसमें ये होगा। ठीक है। अब जो एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी है वो अगर हमने प्रोफिलैक्टिकली देनी है तो हम 300 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं प्रोफिलैक्टिकली, और अगर हमने थेराप्यूटिकली देनी है, मतलब अगर पेशेंट को अभी चाहिए, तो फिर हम 1200 to 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स यूज़ करते हैं। ये दोनों इंट्रामस्कुलरली लगती हैं। फिर एंटी डिफ्थेरिक सीरम होता है, इसमें क्या होता है, हॉर्स का सीरम होता है जो कि हम यूज़ करते हैं जब एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी हमारे पास नहीं है, तो फिर ये सीरम यूज़ करते हैं हॉर्स वाला। पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हॉर्स का सीरम होता है तो हम पहले टेस्ट डोज लगाते हैं और फिर हम चेक करते हैं, अगर टेस्ट डोज कोई रिएक्शन नहीं आया तो फिर हम उसकी डोज देते हैं। फिर यहाँ पे भी हमारी जो है प्रोफिलैक्टिक होती है और थेराप्यूटिक होती है। प्रोफिलैक्टिकली हमारी यहाँ पे होती है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स सीरम में, और थेराप्यूटिक होती है 40,000 से 120,000। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी। तो उसमें आपने डोज याद रखनी है 300 और 1200 से 20,000, और यहाँ पे 10,000, 40 से 120,000। तो ये हमारी होगी पैसिव इम्यूनाइजेशन, या तो हमारी एंटी डिफ्थेरिक एंटीबॉडी है, अगर एंटीबॉडी नहीं है तो फिर हम सीरम यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर डिफ्थेरिया में जो डीपीटी में दूसरी चीज़ आती है, दैट इज़ टाइफॉइड वैक्सीन। टाइफॉइड वैक्सीन जो होती है, इसमें वी हैव द प्योरीफाइड, इसकी एंटीजन होती है VI एंटीजन। एक डोज लगाते हैं बस इसकी, टाइफियम VI होती है, एक डोज लगाते हैं 0.5 ml की इंट्रामस्कुलरली, और फिर हर 2 साल के बाद बूस्टर डोज देते हैं। ठीक है, एक डोज लगा दी और पेशेंट को कहा आपने हर 2 साल के बाद अब ये डोज लगवानी है, सिंपल टाइफाइड वैक्सीन। और फिर होती है कॉलेरा की वैक्सीन। कॉलेरा जो है, ये हमने पहले बात की, किल्ड वैक्सीन होती है, इसकी इतनी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती, और अगर हम इसकी वैक्सीन लगवा भी देते हैं विब्रियो कॉलेरा की, तो इसकी जो सीरो टाइप 0O139 होती है, उसके अगेंस्ट इसकी इम्यूनिटी क्रिएट ही नहीं होती। ठीक है, कॉलेरा के बारे में इतनी सी बातें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेटनस की वैक्सीन के बारे में। टेटनस के बारे में ये है कि ये जो है, जैसे हमने डिफ्थेरिया का टॉक्साइड देखा था, टेटनस का भी टॉक्साइड होता है। सबसे पहले इसकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो टॉक्सिन होती है टेटनस की, उसको हम इनएक्टिवेट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होती है उसको हम एज एन सोर्स ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन यूज़ करते हैं। अब ये जो इसकी वैक्सीन होती है, ये स्टेबल होती है, और ये हमारे जो है रूम टेम्परेचर में मंथ्स पे रह सकती है विदाउट लूजिंग इट्स पोटेंसी। ये हफ्तों तक जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो ज़िंदा रह सकती है ये वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर पर्सन को टेटनस हो गया है तो हम उसको दोबारा से वैक्सीन करेंगे। ठीक है, मतलब ये कि इफ़ द पर्सन इज़ प्रीवियसली डिजीज्ड ही शुड बी वैक्सीनेटेड। फिर इसका जो बूस्टर डोज होता है वो हम एवरी 5 to 10 ईयर्स देते हैं बूस्टर डोज। उसके बाद टॉक्साइड जो होता है, ये करता क्या है, जब बॉडी में जाता है तो वहाँ पे एंटी टॉक्सिन बनती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इसका टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। अगर एक मदर प्रेग्नेंट है और उसको हमने 2 इंजेक्शंस टॉक्साइड के दे दिए 6 वीक्स इंटरवल पे, ठीक है, एक मदर प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी पे हमने क्या किया, उसको 6 वीक्स इंटरवल पे 2 टेटनस टॉक्साइड की डोजेस लगा दिए, तो बच्चा जो होगा, न्यूबॉर्न जो होगा, वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, जो हमने सेकंड इंजेक्शन लगाना होता है, पहला इंजेक्शन हमने लगाया और सेकंड इंजेक्शन लगाया। जो सेकंड इंजेक्शन है उसको डिलीवरी से 4 से 6 हफ्ते पहले लगाना है, ताकि एंटीबॉडी जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। 4 से 6 हफ्ते के बाद डिलीवरी होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये बात आ जाती है। और डोज कितनी होती है इसकी, वही है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते हैं, लेकिन अगर टेटनस कुछ हो करवा भी दे तो एनाफिलेक्सिस, GBS करवा सकता है और ब्रेकियल न्यूराइटिस करवा सकता है। सो दिस वाज अबाउट द टेटनस टॉक्साइड, जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट की, उसका टेम्परेचर मैंने बताया, बूस्टर डोज बताया कब लगाना है, और न्यू बॉर्न्स के अंदर कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और किस वक्त हमने इंजेक्शन लगाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर हम बात करते हैं इसकी पैसिव इम्यूनाइजेशन की। ओके, इसकी पैसिव इम्यूनाइजेशन दो तरह से होती है। टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगा सकते हैं या फिर हम जो है वो ATS लगा सकते हैं। ATS इज़ टेटनस एंटीटॉक्सिन। अब जो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन है वो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो 30 डेज़ के लिए प्रोवाइड करती है, जबकि ATS जो होता है वो 7 से 15 डेज़ के लिए जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो टेटनस एंटीटॉक्सिन होती है ना, क्योंकि हॉर्स सीरम से बनी होती है, इस वजह से इसकी टेस्ट डोज जो है वो हमें पहले करनी पड़ती है। प्रोफिलैक्टिक डोज जो हमारी होती है टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन की, वो होती है 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, और टेस्ट डोज जो होती है थेरेप्यूटिक डोज वो 100 to 10,000 होती है। जबकि ATS जो है उसकी प्रोफिलैक्टिक डोज जो होती है वो 1500 से 3,000 होती है, और थेरेप्यूटिक डोज जो होती है वो 10,000 होती है। 10,000 सबक्यूटेनियस, 10,000 इंट्रामस्कुलर, 10,000 इंट्रावीनस। ये न्यूनेट्स में होती है। न्यूनेट्स में जो बच्चे होते हैं उसमें 10,000 नहीं होती, उसमें 40,000 से 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं हमारे सबक्यूटेनियस, और हाफ इंट्रामस्कुलर हाफ IV, मतलब आधा आधा करके लगाना होता है। ठीक हो गया, तो ये आपका जो हो गया हमारे टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीटॉक्सिन के बारे में, इनकी कितनी देर के लिए प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोफिलैक्टिक थेरेप्यूटिक डोजेस कितनी है, बच्चों में कितनी है, न्यूनेट्स में और चिल्ड्रन में कितनी है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं इसके सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पर्टिसिस वैक्सीन। अब ये लोकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है वैक्सीन, और सिस्टेमिक कर सकती है। लोकल रिएक्शन क्या हो सकता है, रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग, टेंडरनेस, इचिंग, पेन, हाइव्स, रैश। सिस्टेमिक रिएक्शन, सिस्टेमिक क्या हो सकते हैं रिएक्शंस, पहले 2 से 3 दिन में ये ड्राउजीनेस, कन्वर्जन्स करवाती है, और फिर 7 दिन के अंदर ये एक्यूट इंसेफेलोपैथी करवाती है। इसके अलावा एनाफिलेटिक रिएक्शन कॉज करती है और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज कॉज करती है। ठीक है, सो ये हो गए कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्टिसिस। फिर आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ DPT वैक्सीन। सो DPT वैक्सीन क्या कॉज करती है, एक्यूट इंसेफेलोपैथी, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज। और फिर आप साइड इफ़ेक्ट लोकल भी लिख सकते हो उसी तरह। फिर कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने पूछी हुई हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्यूट इंसेफेलोपैथी, एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द यूज़ ऑफ पर्टिसिस वैक्सीन। सो पर्टिसिस वैक्सीन हमने किन लोगों में नहीं यूज़ करने, अगर हमने पहले किसी को DPT वैक्सीन लगाई थी और उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको इंसेफेलोपैथी हो गई, तो अब हम दोबारा उसको पर्टिसिस वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और एक बच्चा है जो कि अनस्टेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का है या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का है, उसको हम पर्टिसिस वैक्सीन नहीं लगाएंगे। एक बच्चा जिसको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ था लास्ट टाइम भी, तो अब उसको नहीं लगाएंगे। तो जिसको इंसेफेलोपैथी हुई थी, न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, डिसऑर्डर है या फिर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है, उसको हम नहीं लगाएंगे। 3 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ DPT वैक्सीन, ये वही चीज़ बार बार कॉम्प्लिकेशंस पूछी हुई हैं। अब नेक्स्ट पार्ट से हम बाकी करते हैं।